नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी एक अकेला दुख। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए एक अकेला दुख। चिलक, चोट या झटका नहीं, इन तीनों से बड़ा अनुभव यह आज की शाम है, उमस और पसीने से भरी। कितने दिन बीते हैं होली को? बस 15 दिन। होली का अगला रोज था। होली के दिन शहर जितना रंग और मिठास से पगा था, परीवा के रोज उतना ही सन्नाटा खिंचा था हर तरफ। बिल्कुल कर्फ्यू का माहौल। पता नहीं लोग घरों में आराम कर रहे थे या दूसरों के घरों को आबाद। उस दिन का ख्याल आज भी नीता को दहला देता है। विचार के पेट में तीखा दर्द उठा था। पत्नी ने सामान्य पेट दर्द समझ उसे दवा की टिकिया दे दी। दर्द बढ़ता गया। विचार ने पास के डॉक्टर बहल को फोन किया। नौकर ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब घर पर नहीं है, आज दवा खाने की छुट्टी है। कई अन्य डॉक्टरों को फोन करने पर भी यही जवाब मिला। हार कर विचार को वही करना पड़ा जो हर बार करना पड़ता था, पर वह चाहता नहीं था। अपनी छोटी बहन नीता को फोन। नीता आनन फानन जॉर्ज टाउन पहुंच गई। पसीने से भीगा हुआ उसका सर्वांग देखकर विचार समझ गया कि वह किस स्पीड से स्कूटर दौड़ाकर लाई है। दर्द पेट के गड्ढे में शूल चला रहा था। वह किसी तरह स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा। उसके शिथिल हाथों का भार नीता के नाजुक कंधों पर आ गिरा। आज शाम के झुटपुटे में नीता को बेहद मलाल है। उसके कूड़ दिमाग का कब और कैसे इतना सरकारीकरण हो गया कि वह भाई को प्राइवेट नर्सिंग होम की जगह जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले गई। रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर पड़े उन पर विचार कैसे कर रहा था। आज भी उन स्पीड ब्रेकरों से गुजरते हुए नीता को वह कराह सुनाई देती है। उसका मन करता है कुदाल लेकर वह इन सीमेंट के फोड़ों को समतल कर दे। भाभी मीना 2 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंची। परीवा के दिन रिक्शे भी तो नहीं चलते। गुड्डू कहीं गया हुआ था। जैसे ही लौटा भाभी उसकी मोपेड पर दौड़ी आई। विचार के गॉल ब्लैडर में स्टोन था। ऑपरेशन, और वह भी हार्ट पेशेंट का, जिसकी बाईपास सर्जरी को महज 2 साल 5 महीने बीते हों। डॉक्टर सिपाहा ने कह दिया, देखिए हम इन्हें 40% से ज़्यादा चांस नहीं देते। लीजिए ये कागजात साइन कीजिए। ओह डॉक्टर, 40% या कोई भी प्रतिशत आपके पेशे की भाषा है, पर जिसका मरीज इस वक्त लाल कंबल से ढका ओटी के गलियारे में लेटा है, उसके कलेजे से पूछो वह कैसे रोके अपनी हिलकियां। यह तो 100% उसका भाई है। पिता के निधन के बाद आधा पिता आधा भाई। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो न सिर्फ उसके सपने समझता है वरन उसकी हताशाएं भी। मीना ने गुड्डू से पेन लेकर कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। विचार की स्ट्रेचर ट्रॉली अंदर गई। उसके पीछे सक्शन मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर। बेंच पर बैठे प्राणी देख सकने के सिवा और क्या कर सकते हैं। आस्तिकों का कहना है कि यह समय प्रार्थनाओं का होता है। जब अपना मनोबल समाप्त हो जाए तब रेंगता हुआ मनुष्य ईश्वर की शरण में जाए। यही भक्ति और आस्था है। इसी में से चमत्कार पैदा होता है। नीता के लिए वर्तमान एक चुनौती तो अतीत एक शरण स्थल है। इस पल जब उसे विचार के क्राइसिस के बारे में सोचना चाहिए, उसे क्यों याद आ रहा है वह दिन जब उसके पैर के पंजे में फोड़ा निकला था और विचार उसे पीठ पर लादकर स्कूल ले गया था, या वह वाला दिन जब उसे नींद आ गई थी और आधी रात तक जागकर विचार ने उसका होमवर्क पूरा किया था। तभी गुड्डू की रुंधी आवाज आई, बुआ यह देखो क्या हो रहा है। 2 वार्ड बॉय आगे पीछे ओटी से निकले। एक सक्शन मशीन घसीट कर ले जा रहा था तो दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर। कलेजा मुंह को आ गया। खेल खत्म। दोनों उपकरणों की जरूरत समाप्त। गुड्डू को इंगित किया। वह वार्ड बॉय के पीछे दौड़ा।
लौटते हुए उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी, उम्मीदों की हरियाली। उस एक क्षण में गुड्डू विचार का प्रतिरूप हो गया था। वार्ड बॉय कल की सिलेंडर और सक्शन मशीन ले जा रहे थे। उसके बाद न कोई आवाज न जुम्बिश, मनहूस सन्नाटा। घड़ी की टिक टिक के साथ क्या सलूक किया जाए, यह भी काबिले बहस सवाल। जिनके अजीज ओटी में टेबल पर हों, वे बेंच पर बैठे क्या करें? डॉक्टर की दी हुई 40% आशा में उछलें या काल की ली हुई 60% आशंका में गर्क हो जाएं? संकट का कोई घोषित पल नहीं होता। भय का मारा खुद ही तय कर लेता है। यह है वह निर्णायक क्षण। इसमें कुछ होना है या नहीं होना है। नीता को अचानक पेट में हॉल हुआ, बाकायदा पेट पर ब्लेड की चिलक। आह, भैया को काटा जा रहा है। उसे रुलाई उमड़ आई। उसने देखा गुड्डू भी दीवार पर बांह टिकाए सुबक रहा है। एकाएक वह उठी महामाता की तरह। गुड्डू की पीठ उसका आशीष बिंदु बन गई। तुम एक बहादुर पापा की संतान हो। देखा बाईपास सर्जरी वह कैसे झेल गए हंसते हंसते। और होली पर तुम्हारे दोस्तों को कैसे दही की गुजिया सजा सजा कर खिलाई थी। यह मेरे भैया हैं, इन्हें कुछ होगा थोड़े ही। देखना अभी घंटे भर में होश में आ जाएंगे। बेंच के दूसरे छोर पर मीना चुपचाप बैठी शून्य में ताक रही थी। भाभी, तुम क्या सोच रही थी? तुम उठकर न मुझ तक आई न गुड्डू तक। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी। देवी माँ जो चाहें करें। नीता स्तंभित देखती रह गई इस स्त्री को, जिसकी मांग में भाई का दिया सिंदूर और कलाइयों में चूड़ियां जगमगा रही थी। इतनी ठंडी निर्विकारता दुर्गा सप्तशती के पाठ से उपजती है तो वह कल से ऐलान कर देगी कि घर घर दुर्गा द्रोही पैदा हों। नीता को याद आया बाईपास सर्जरी के बाद भाई का भाभी पर वह झुकना, भाभी का अनखाना। मीना, तुमने गोली आधी करके नहीं रखी, मैं नहीं खाता। मीना, अनार का जूस कसैला लगता है, चख कर देखो। मीना, मेरे आने के बाद बाजार मत जाया करो। आई वॉन्ट यू। भाभी मीना हर बात पर अपने पतले होंठ कसकर भींच लेती। कहती कुछ नहीं, पर यंत्र की तरह आग्रहों का रूपांतरण कर देती। विचार झुंझलाते, यह मेरे आने से पहले ही जग में पानी, मेज पर दवा और तश्तरी में फल क्यों सजा दिए हैं मीना? यह निपटा देने जैसी बात हुई ना। मैं घर का हूं या आन गांव का? भाभी मीना कुछ नहीं बोलती। उनके पतले होंठ कुछ और भिजकर फैल जाते। चुप्पी एक चिक की तरह होती है, महीन तीलियों से बुनी। उसके आर पार दिखाई नहीं देता। जब विचार घर आ गए, बहुत से परिचितों का आना कम हो गया। उन्होंने सोच लिया, सेवा के लिए पत्नी है, दौड़ भाग के लिए बेटा है, सलाह के लिए बहन है। एक मरीज को इससे अधिक और क्या चाहिए? घर में अभी होली की गुजिया समाप्त भी नहीं हुई थी कि मातम मन गया। जाते समय विचार ने कोई नाटक, कोई चीख पुकार नहीं की। सोते सोते उनके दिल ने यकाएक टिक टिक करना बंद कर दिया। उनकी मौत का समय किसी को नहीं पता चला, सिवा उनकी ऑटोमेटिक घड़ी के, जो 2:40 पर जाम हो गई। वह सुबह विलाप और प्रलाप की थी, एक बदहवास सुबह। मीना का गोरा चेहरा सुतकर सफेद हो गया। गुड्डू ने अभी पूरा कद भी नहीं निकाला था, असमय झुक गए उसके कंधे। नीता अलग घर में रहती थी। घर के कपाट खुले छोड़ वह भागी चली भाई के घर। उसके 1000 शगनों वाला घर नाम अनाम लोगों की आवाजाही से भरा था। आंगन के पौधे कुचले पड़े थे। बर्फ की सिल्लियों से पानी बह बहकर कमरे को गलता गलत कर रहा था। विचार करलौन के गद्दे से उठाकर रखा जा चुका था नीचे जमीन पर, जहां अगरबत्तियों से उठता मनहूस धुआं था और धुंध। अंतिम संस्कार के बाद ही दृश्य पर मीना भाभी के घर वालों का प्रवेश हुआ था, माँ, भाई और मामा। अगर शहर में फैला समाज अपनी शोक मग्नता में विचार के परिवार को नश्वरता से जुड़े नैराश्य में ला रहा था, तो घर वाले उसे नैरंतर्य की अनिवार्यता का एक नया पाठ पढ़ाने आ गए। उन्होंने हर समस्या को खड़े से लोक लिया अपनी अंजलि में। श्राद्ध कर्म, मकान की बकाया किस्तें, गुड्डू का MBA में दाखिला
और आगामी जीवन की जवाबदेही। नीता की आंखों के नदी नाले देखने वाला यहाँ कोई नहीं था। अकेली बहन का दुख भी अकेला। यहाँ तो सब भाभी मीना के पुनरुत्थान में जुटे थे। मामा ने अपनी समस्त काली कमाई की शक्तियों का आह्वान किया। मैं गुड्डू को एमबीए कराऊंगा। नानी ने अपना संचित धन न्यौछावर किया। मैं मीना के घर की बकाया किस्तें दूंगी। भाई ने अपनी व्यवसाय बुद्धि का परिचय दिया। मीना को हम एक पल भी बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। नीता बैठी सोचती रही, क्या इन इंतजामों से भाभी का जीवन साथी वापस आएगा? वह तो वहां घाट पर पीपल की डाल पर लटका हुआ है एक भीगी थैली में, और उसका अपना लुटा हुआ लड़कपन जो भाई के रहते जब तक ठुनकता था, मचलता था, निहाल होता था। दोनों मिल बैठकर जब जगजीत सिंह की आवाज में ढूंढ निकालते थे अपने अपने अतीत के पल प्रतिपल। सिर्फ 29 दिन बाद की बात है। नीता जॉर्ज टाउन के उस घर में पहुंची थी कि आज भाभी को उसकी जरूरत होगी। आज भैया भाभी की शादी की 22वीं सालगिरह थी। कितनी अकेली होंगी वे। वह बैठी रहेगी भाभी को बाहों में थामे। घर में नल उसी रफ्तार से बह रहा था। कमरा पुराने सुर में सजा था। टीवी के ऊपर विचार के चित्र पर चंदन का हार था, पर भाभी की आंखें सूखी थीं। वे अलमारी से भैया के कपड़े उठाकर बक्से में रख चुकी थीं। अलमारी के हर हैंगर पर गुड्डू के कपड़े टंगे थे। मेज पर शरबत के जूठे गिलास थे। कैलेंडर में एक नया दिन था। हालांकि घड़ी अपने पुराने अंदाज में टिक टिक कर रही थी। विचार की ऑटोमेटिक घड़ी गुड्डू की कलाई पर चमक रही थी। मीना बेटे से कह रही थी, इतने चने भिगो देते हो, खाते नहीं हो, कम भिगोया करो ना। मैं तो खाता हूं, तुम भी खाया करो ना माँ, तुम स्ट्रांग हो जाओगी। आई वॉन्ट ए स्ट्रांग मम्मा। मीना के पतले होंठ निश्चय में भिजकर फैल गए। मैं पहले ही बहुत स्ट्रांग हूं गुड्डू। नीता को अपनी उपस्थिति मूर्ख और असंगत लगी। क्यों आती है वह लौट लौट कर शोक मनाने? क्यों पहनती है वह सफेद और सिलेटी साड़ियां? क्या वह इस परिवार के दुर्दिनों की दुखद श्रद्धांजलि है? कुछ देर की निष्क्रिय अवसन्नता के बाद नीता स्वस्थ हुई। अच्छा लग रहा था गुड्डू को इधर उधर हर जगह प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने में व्यस्त देखकर। कौन कहता है भाई घर में अनुपस्थित हैं? वे तो हर कहीं हैं। गुड्डू की आंखों के भूरेपन में, उसके मुड़ने के खम में, उसकी हंसी में, उनकी छुई और सजाई ये तस्वीरें, आंगन में लगे कैक्टस और फर्न, छत पर चढ़ी चमेली, सभी में तो बसे हुए हैं भाई। लगातार काफी देर तक काम करने पर मीना पसीने से भीग गई। आकर तख्त पर बैठ गई। नीता ने पेडेस्टल पंखा भी चला दिया। याद आया, भाई छत के पंखे के साथ साथ पेडेस्टल पंखा जरूर चलाते थे। मीना कहती, बिजली का बिल? विचार कहते, अभी मौसम से लड़ने दो, बाद में बिल से लड़ेंगे। ये छोटी छोटी अय्याशियां कितनी अजीज थी विचार को। इसीलिए हर चीज का दोहरा तेहरा इंतजाम किया था उन्होंने। नल में पानी कम आता है, उन्होंने बिजली की मोटर लगवा ली। बार बार ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, गर्मी लगती है, उन्होंने इन्वर्टर लगवा लिया। एक स्कूटर होने से उनके और गुड्डू के बीच खींचतान मची रहती थी, उसे मोपेड दिलवा दी। मकान की किस्तें वेतन से कट रही थीं। आंगन में उगे 20-30 पौधे, 2 लतरें और एक पेड़ वाले मिनी आंगन को वह अपनी बगिया कहते थे। बस एक काम शेष था, पर उसे वह कभी पूरा करना नहीं चाहते थे। मीना नौकरी करना चाहती थी। वे इस बात के विरुद्ध थे। कहते, जो मुझे मिलता है तुम्हारे हाथ पर रख देता हूं, तुम घर की रानी हो, बाहर जाकर वेतनभोगी नौकर बनो, इसकी क्या जरूरत है? दोस्तों से कहते, यह गर्म नाश्ते का सुख केवल मीना दे सकती है। काम पर जाने वाली बीबियां तो ब्रेड और बिस्किट से घर चलाती हैं। भाभी, आज सुबह से मेरी आंखों के सामने एक ही तस्वीर बार बार आ रही है। आप गुड़िया जैसी नन्ही मुन्नी दुल्हन बनी, आज ही के दिन भैया के साथ हमारे घर आई थी। कैसे 7 फेरे लेते ही आप हमारी भाभी बन गईं, पापा मम्मी की बहू और मुन्नी दाई की बीबी जी। इन यादों को कलेजे से चिपकाना फिजूल है।
मेरी शादी खत्म हो गई। भाभी ने उदास आंखों और खुश्क होठों से कहा। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मेरी भाभी नहीं या गुड्डू मेरा भतीजा नहीं। जो भी समझ लो या ना समझो। नीता रुआंसी हो गई। सिर्फ 29 दिनों में जीवन के 21 साल नकारने का हक आपको किसने दिया भाभी? भैया ने आपको बहुत प्यार दिया है, उन्हें स्मृति का सम्मान तो दीजिए। मीना थोड़ी खिसक कर बैठ गई। क्या उसमें भी तुम्हारा हिस्सा होगा? स्मृति का कोई बैंक अकाउंट तो होता नहीं, ना उसका पट्टा लिखवाया जाता है। आपका अकेलापन बांटने आई थी, पर आप तो मुझे बिल्कुल काट कर फेंक रही हैं। नीता का गला रुंध गया। तभी गुड्डू आया। उसके हाथ में कई आवेदन पत्र थे। बुआ चलिए आपको छोड़ आऊं, रास्ते में ये चिट्ठियां भी डाल दूंगा। नीता चुप और सन्न मोपेट के पीछे बैठी रही। हृदय पर भाभी की बातें चीरा लगा रही थी। गुड्डू उसके साथ घर के अंदर तक चला आया। नीता को कुछ राहत मिली। भैया का प्रतिरूप यह गुड्डू किस कदर उसका अपना है। नीता से रहा नहीं गया। भैया के लगाए गए गुलमोहर की छाया तले वे बैठे ही थे कि उसने कहा, मीना भाभी ने आज मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। उनका जैसे हमसे कोई रिश्ता ही नहीं। गुड्डू ने अपनी भूरी गहरी आंखें गुलमोहर की फुनगी की ओर उठाकर मूंद ली। नहीं, वह आंखें खोलकर बुआ का बुझा हुआ चेहरा देखेगा तो बोल नहीं पाएगा। बुआ, हर एक का टूटने और खड़े होने का अपना ढंग होता है। मैंने सुनी आप दोनों की बातें। बता, क्या मैं गलत थी? तेरे इतने अच्छे पापा, क्या मीना 29 दिन भी नहीं दे सकती याद और औसाद के? बुआ, आप और माँ दो अलग व्यक्ति हैं। आप प्रोटोटाइप नहीं हो सकते। आपका सुख दुख और याद करने का ढंग बिल्कुल अलग है। माँ जब पापा को याद करती हैं तो मुझे छोटा सा पापा बना देती हैं। उसी तरह मुझे एक एक चीज पकड़ाती जाती हैं, घड़ी, चश्मा, रुमाल। यह नहीं कह सकते कि वे पापा को याद नहीं करती। इससे ज्यादा वे यादों में जिएंगी तो भरभरा कर गिर जाएंगी। आप उन्हें गिराना चाहती हैं या उठाना? गुड्डू, स्मृति एक श्रद्धांजलि होती है और सम्मान। जो कर्तव्यों की कड़ी धूप में खड़ा हो, उसके लिए स्मृति एक अवरोध है, एक बाधा। तुम्हें अपनी माँ का पक्ष लेना है, जस या तस। नहीं बुआ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, नन्हा बेटा हूं आपका। पर आप मृत्यु के बजाय जिंदगी के पक्ष में सोचिए ना। अभी मुझे क्वालिफाई करना है, दूर पढ़ने जाना है। 2 साल बाद कोई नौकरी मिलेगी। तब तक आत्मसम्मान से जीने का कोई साधन तो हो उनके सामने। कितनी बार उन्हें समझाया मैंने कि मकान किराए पर चढ़ा दें और मेरे पास आकर रहें। हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन बांट लेंगे। यूं कह लीजिए वे 22 साल बाद एक पराजित जीवन नहीं जीना चाहती। वैसे अगर राह निकलनी मुश्किल हुई तो आप ही के पास आएंगी। नीता ने गुड्डू के सिर पर हाथ फेरा। तू तो रातों रात बड़ा हो गया रे। मेरी तो हालत यह है कि टीवी पर भी अगर भाई बहन का सीन आ जाए तो रो पड़ती हूँ। बुआ, मुझे लगता है आपकी पीढ़ी अवसाद और शोक के प्रति भी उत्सव धर्मी है। आप साल भर शोक मनाने को कहेंगी तो मेरे लिए तो जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। नीता ने ग्लानि और रुलाई अपने गले में भींच कर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूं, तुम मेरी बात समझो न समझो। तुम प्रशस्त राह चलो। भगवान करे भैया की याद एक मशाल की तरह तुम्हारे आगे आगे रहे। लेकिन रात भैया की तस्वीर पर निगाह पड़ने पर नीता सिसक पड़ी। भैया, लो मेरी श्रद्धांजलि। इस घर में तुम्हें याद करने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।